नमस्कार, मैं हूं रवि बिरला और आप देख रहे हैं आपका एमएलए। आपका एमएलए में हम मिलवाते हैं आपके विधानसभा क्षेत्र के विधायक से और पूछते हैं उनसे 5 साल का पूरा हिसाब मांगा जाता है, उनके कार्यकाल के बारे में बात की जाती है। आज हमारे साथ मौजूद है कोसली विधानसभा क्षेत्र के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव जी। लक्ष्मण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। धन्यवाद जी, आपकी पूरी टीम का भी और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। लक्ष्मण जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि 5 साल होने को है, लगभग पूरे होने को है, तो ऐसे कोई 5 कार्य जो आपने अपनी विधानसभा क्षेत्र के लिए किए हैं ताकि जनता आपको किस आधार पर वोट दे कि इन 5 कार्य हमने ऐसे किए हैं, आप क्या काम लेकर जाएंगे जनता के बीच में वोट मांगेंगे? रवि जी, मेरा कोसली विधानसभा क्षेत्र रूरल बैकग्राउंड का है, सारा ग्रामीण अंचल है और गांव में बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा और रोजगार, मुख्य रूप से ये सभी जगह के ये 5 मुद्दे होते हैं। तो हमने सबसे पहले तो मैं पानी की ही बात करूं, पानी का ऊपर हमने 150 करोड़ रुपया नहरों को चौड़ा और गहरा करा के नहरों का जाल बिछाया है। और जो पानी हमें 4 साल से पहले नहीं मिलता था, जब से मैं आया हूं तो 310 क्यूसिक पानी जेहलन में आता था और आज हमने उसको 650 क्यूसिक पानी कराया है। ठीक उसी के साथ महेंद्रगढ़ कैनाल में 450 क्यूसिक पानी आता था, उसको भी हमने आज 1050 क्यूसिक पानी कराया है। और जहाँ नहरें चौड़ी कराई हैं, नहरें गहरी कराई हैं, वो नहरों की कैपेसिटी बढ़ाई है, तभी पानी की मात्रा को हमने बढ़ाने का काम किया है। मेरी सरकार ने नहरों के ऊपर, क्योंकि आपने देखा दक्षिणी हरियाणा तो पानी की किल्लत शुरू से ही सब सरकारों में रही, लेकिन पहली बार आप देख रहे हैं कि निरंतर नहरों में पानी चल रहा है और लबालब चल रहा है। तो सबसे पहले तो आज हमने नहरों के माध्यम से सारे जोड़ों में पानी पहुंचाने का काम किया। दूसरा, अगर मैं बात करूं आपको एक रोड कनेक्टिविटी की, तो रोड कनेक्टिविटी में भी आज मेरे हलके में नए रोडों का जहां निर्माण हो रहा है, आज 50 के आसपास नए रोडों का निर्माण मेरी विधानसभा में हो रहा है। कुछ मार्केटिंग बोर्ड से हो रहा है, कुछ पंचायत से हो रहा है, कुछ HSIDC से हो रहा है और कुछ हमारे PWD के रोड का निर्माण हो रहा है। तो आज मैं 50 रोडों का नव निर्माण भी जहां हो रहा है, वहीं आज हमने मार्केटिंग बोर्ड की 37 रोडों को पुनर्निर्माण कराने का काम किया। वहीं आज 25 रोडों के आसपास हमने PWD की भी रोडों को पुनर्निर्माण कराने का काम किया, जहां कनेक्टिविटी रोडों से होती है। और इस बात की भी मेरी सरकार ने चिंता की और आज मेरे हलके में रोडों के निर्माण की गति निरंतर बढ़ रही है। बिजली की बात अगर हम करें तो बिजली में भी जब मैं आया तो 1040 ट्यूबवेलों के कनेक्शन 6-6 साल से पेंडिंग थे, क्योंकि मेरा तो ट्यूबवेल सिंचित एरिया है, नहरें तो अब आई है। तो उसमें भी हमने 1040 ट्यूबवेलों के कनेक्शन हमारे किसान भाइयों के कराने का जहां काम किया है। वहीं ढाणियों में रहने वाले लोगों के लिए भी आज हमने पैड ट्रांसफार्मर लगवा के और उनको भी 8 घंटे जहां ट्यूबवेल बिजली देते हैं, वहीं 10 से 12 घंटे हम सिंगल फेस की लाइट देते हैं, क्योंकि लोग कुओं पर रहते हैं तो उनका भी पठन पाठन ठीक से हो जाए, उन बच्चों का भी ठीक से गुजारा हो जाए, इसलिए उसकी व्यवस्था भी हमारी सरकार ने की है। ठीक उसी तरह से बिजली के हमने मेरे हलके में 2 सब डिवीजन हमने बनवाए हैं। एक हमने नाहड़ में सब डिवीजन बिजली का बनवाया है, दूसरा हमने बेरली में सब डिवीजन बिजली का बनवाया है। वहीं हमने 33 kV के 12 सब स्टेशन पास कराए हैं, जिसमें 4 हमने पब्लिक को समर्पित कर दिए और बाकी पे काम चल रहा है। इसलिए 12 33 kV के सब स्टेशन जहां पास कराने का काम किया है, वहां ट्यूबवेलों को गति देने का काम किया है, वहीं ढाणियों में पैड ट्रांसफार्मर लगवाने का काम किया है। वहीं मेरे सारे गांव 138 के 38 गांव आज जगमग योजना से जुड़े हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने जहां नई बिल्डिंगों के निर्माण के लिए अभी हमारा जाटूसाना में 30.5 करोड़ रुपए लगा के और अभी उसका हमने शिलान्यास इसी महीने कराने जा रहे हैं, ताकि उस बिल्डिंग का भी हम बना सकें। इसी तरह से गुरावड़ा में भी हमने कॉलेज की भी बिल्डिंग का रिपेयर का निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपए सैंक्शन कराने का काम किया, उस पर भी काम चल रहा है। इसी तरह से कोसली
कॉलेज का भी हमने कुछ बिल्डिंग के लिए और कुछ गेट के लिए निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। इसी तरह से आपने देखा कि रूरल में भी हम पीजी क्लासेज भी लाए हैं। कॉलेज में गुरावड़ा में हम पीजी क्लास लेके आए, कोसली कॉलेज में हम पीजी क्लास लेके आए। इसलिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी हमने सांस्कृतिक मॉडल स्कूल बनाने का काम किया। उसी तरह से मिडिल स्कूलों को भी सांस्कृतिक मॉडल का काम किया है, ताकि ग्रामीण अंचल में रहने वाले भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ सकें। तो इसी तरह से अगर आप देखेंगे चिकित्सा की बात अगर हम कर लें तो चिकित्सा में भी आज मेरे हल्के में 11 पीएचसी हैं, 2 सीएचसी हैं, एक सब डिवीजन का ऑफिस है हॉस्पिटल है। और मैं जब आया तो डॉक्टरों की बहुत कमी थी। कोसली सब डिवीजन का हमारा बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें हमारे 13 पोस्ट खाली थी। जब मैं आया तो एक केवल एक ही डॉक्टर था, लेकिन डॉक्टरों का इंतजाम भी आज मेरे सारी पीएचसीओ में, सारी सीएचसीओ में आज डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है। ये व्यवस्था भी करने का काम किया। आज हमारे सीएचसी लेवल पे, चाहे हमारा 2 सीएचसी हाड़मेहर गुरावड़ा है, उसको भी हम अपग्रेडेशन करने का काम के लिए प्रपोजल हमारा पास हो रहा है, उसमें भी हम ये काम करा रहे हैं। इसी तरह से मैंने 3 पीएचसी नई खुलवाने का काम किया भाई, एक गुडियानी में, एक रतनथल में और एक हमारा बंगड़वा भोतवास है, उसमें नई 3 पीएचसी खुलवाने का जा काम किया। वहीं डॉक्टरों का प्रबंध करने का काम किया। और असली जो मुद्दा है, मेरे रूरल जैसे बैकग्राउंड है, तो किसानों को जो उत्पादन को बेचने के लिए एमएसपी के ऊपर आज हम 14 फसलें एमएसपी के ऊपर खरीद रहे हैं। और उसमें मेरे यहाँ की मुख्य फसलें हैं गेहूं, सरसों और बाजरा। ये जो इस समय हम बैठे हैं, ये बाजरे की खेती का समय है और बाजरा पक के अब मंडियों में आना शुरू हो गया है। मैं जब से आया हूं 3 साल से लगातार हम किसानों का बाजरा एमएसपी पे खरीद रहे हैं। अगर हम एमएसपी पे नहीं खरीद रहे तो उनको भावांतर देने का काम भी हम कर रहे हैं। तो इसलिए बाजरा कहीं नहीं खरीदा जाता था। पहली बार सरकार ने, आदरणीय मनोहर लाल जी ने ये निर्णय लिया कि दक्षिणी हरियाणा में बाजरा ज्यादा होता है और दक्षिणी हरियाणा का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। दादरी है, लोहारू है, आपका महेंद्रगढ़ है, आपका रेवाड़ी है, आपका गुड़गांवा है और आपका झज्जर है। तो ये सारा एरिया दक्षिणी हरियाणा में ही काउंट होता है। तो आज बाजरे की जो फसल की खरीद एमएसपी पे, जहां मोदी जी ने, आपने देखा कि इस बार ये 2023 का मिलेट्स ईयर घोषित किया है, उसके कारण आज हम G20 में भी बाजरा खिला रहे हैं। अब तक उससे पहले तो कोई केवल मुर्गी दाना ही बनता था, लेकिन आज लोगों के मोदी जी का संदेश समझ में आ रहा है कि बाजरा खाएंगे तो सेहत भी अच्छी रहेगी। क्योंकि आपके विकास कार्यों की फहरिस्त तो आपने काफी लंबी बता दी है, लेकिन अगर हम ग्राउंड लेवल पर जाके देखें तो कोसली विधानसभा के लिए जब हम अप्रोच रोड पर जाते हैं, उस रोड की भी हालत बड़ी खस्ता है। जैसे आप सड़कों की बात कर रहे हैं, तो ग्राउंड रिपोर्ट तो कुछ और बयां करती है। नहीं, ऐसी कोई ग्राउंड रिपोर्ट ऐसी नहीं कर रही। अगर आप पर्टिकुलर किसी रोड की बात करें तो मैं उसको आपको डिटेल में समझा सकता हूं। नहीं, अप्रोच रोड कब तक ठीक हो जाएगी? अप्रोच रोड हमारी सब ज्यादातर ठीक है। मैं कह रहा हूं ना, हमने जो मार्केटिंग बोर्ड की 37 अप्रोच रोड ही बोली जाती है, जो 37 की 37 हमने पुनर्निर्माण कराने का काम किया है। और आज हमारा पीडब्ल्यूडी की सड़कों पे, क्योंकि बारिश की वजह से हो सकता है 1-2 जगह में नहीं गारंटी ले सकता, बारिशें लगातार लंबे समय तक चली है तो उसका जरूर, लेकिन आज हमारे पूरा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हमारे 25 रोडों पे लगा हुआ है जो पुनर्निर्माण कर रहा है। अब जैसे आपने एजुकेशन की बात की, स्कूलों में व्यवस्था अच्छी है, लेकिन कई स्कूल ऐसे हैं, जैसे लुकी हुआ, कई स्कूल ऐसे हैं जहां हमने देखा है कि 10-15 बच्चे ही सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो जबकि गवर्नमेंट ने बोला है कि जहां कम बच्चे टीचर ज्यादा हैं तो उसको मर्ज कर दिया है, 2 स्कूलों को आपस में मर्ज कर दो। तो यहाँ पे क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप लोग ऐसा? नहीं, देखिए, बच्चे तो पेरेंट्स को करना पड़ेगी ये पहल, गांव ने करनी पड़ेगी ये पहल। सरकार की भी तो जिम्मेदारी बनती है। नहीं, सरकार की जिम्मेदारी, पेरेंट्स को जागरूक, नहीं, वो सब चल रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे एक दिन में ये डर्रा खराब नहीं हुआ। ये पिछले मैं देख रहा हूं 25-30 साल से, 40 साल से डर्रा प्राइवेट की तरफ रुझान बढ़ा है। और प्राइवेट की तरफ रुझान बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजों का समावेश है, उस विस्तार में मैं करना चाहूंगा। तो उसमें सभी लगभग दोषी हैं। मैं तो चाहता हूं कि वो सरकारी स्कूल चले, क्योंकि आज सरकारी स्कूल में हमारे क्वालिफाइड टीचर हैं
और क्वालिफाइड टीचर ठीक से पढ़ा सकते हैं। प्राइवेट स्कूलों में तो वो क्वालिफिकेशन भी नहीं होती, फीस भी ज्यादा है। लेकिन इसका एक कारण और भी है। पहले फैमिली भी बड़ी होती थी तो लोग सरकारी स्कूलों में भेजते थे। आज तो एक ही बच्चा है और वो सोचता है पता नहीं उसको मैं गार्जियन भी क्या बना दूं, उसको अच्छी पोस्ट के दिला दूं, एक के ऊपर पूरा खर्चा लगाता है। जिस दिन हमारे अभिभावकों की मानसिकता जब बदल जाएगी तो वो सरकारी स्कूल में भी आज सब साधन है, लेकिन एक साइकोलॉजिकल ये हो रहा है अगर हम प्राइवेट में ही पढ़ाएं। और ये कल्चर आज से नहीं है। ये सरकारी नौकरियां तो सबको चाहिए, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में इलाज लोग कराने का मानसिकता बना पाए हैं, ना स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने की मानसिकता बना पाए हैं। स्कूलों की बात की, अब जैसे आप चिकित्सालयों की बात कर रहे थे, तो कई लोग यहाँ पे जो लोग हैं वो बताते हैं कि डॉक्टर्स की भी कमी है सरकारी हॉस्पिटल्स में। नहीं, हमारे कोई कमी नहीं है, किसी भी हॉस्पिटल में कोई कमी नहीं है। अब जरूर है 8-7 हमारे जो डॉक्टर पीजी करने चले गए वो अभी 5-10 दिन में ही, वो 2-4 दिन में हो जाएगी। उसके लिए तो हमारे यहाँ रोज ना कोई वैकेंट है ही नहीं, तो वो अब गए हैं, उनके जगह हम और दूसरे की पोस्टिंग करा देंगे। वो तो कोई, ये तो देखिए सर्विस में ट्रांसफर है, कोई अपनी छुट्टी लेके जाता है, उनकी व्यवस्था का तो निरंतर सतत प्रक्रिया है। ये जैसे एक बड़ा अच्छा सा सवाल मेरे जहन में आया, राव इंद्रजीत जी सेंट्रल मिनिस्टर हैं, वो अक्सर लोग उन पर आरोप लगाते हैं कि वो अपने क्षेत्र में मतलब यहाँ रहते नहीं है, मतलब उनको ढूंढना पड़ता है समस्याओं के लिए। तो इस बारे में कोसली विधानसभा क्षेत्र को लेकर उनका क्या नजरिया? मतलब कोसली उनका विधानसभा क्षेत्र पार्लियामेंट नहीं है, वैसे हम रोहतक के पार्ट हैं कोसली विधानसभा। और रही बात ये कि लोग ये कहते हैं कि राव इंद्रजीत दिखाई नहीं देते। हाँ। राव इंद्रजीत निरंतर दिखाई देते हैं, और राव इंद्रजीत जो हमारी सेंटर की बड़ी बड़ी परियोजनाएं थी उन पे निरंतर काम के लगे रहे हैं। और अभी आपने देखा एम्स का उद्घाटन होने वाला था, किन्हीं कारणों से व्यवस्थाओं के कारण नहीं हो पाया होगा, लेकिन आज 22वां एम्स जो आज हिंदुस्तान का, वो एक बहुत बड़ी परियोजना, उसमें राव इंद्रजीत है। उसमें हमारी हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री हैं। 2014 में हुआ था नहीं, वो देखिए 2023 चल रहा है, उसका एक कारण, उसका एक कारण है बहुत बड़ा। अभी जैसे सुनने में आ रहा है कि अभी उसका फिर होगा। हाँ, उसका फिलहाल एक उसका अभी एक्सटेंड हो जाएगा? नहीं, कोई एक्सटेंड नहीं होगा। 23 को तो नहीं हो रहा, क्योंकि हम चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर इतना बड़े प्रोजेक्ट का प्राइम मिनिस्टर उद्घाटन करें। हाँ, तो वो तो अभी तो नहीं हो पाएगा, मुझे नहीं लग रहा, जैसे क्योंकि अब तो नजदीक आ गई 23 तारीख, 22 तक तो सेशन ही है, और 22 तक से, और जो आप 14 से अब तक की बात कर रहे हैं, कांग्रेस जाते जाते भूमि अधिग्रहण कानून बनागी नया, उसकी वजह से हम किसान की जमीन ले नहीं सकते। किसान से हम सौदा कर सकते हैं, हम इक्वायर नहीं कर सकते। इसलिए इतने लोग थे, उसमें हमने 300 एकड़ जमीन जो ली है, जिसमें रेजिडेंशियल है, जिसमें 200 एकड़ में एम्स भी बनेगा, तो और उनकी व्यवस्था भी, ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही थी। अब किस तरह से जमीन टुकड़ों में हमने खरीद के और आज एम्स के लिए दी है, क्योंकि आपको पता है कि जहां भी सरकार खरीदने लगती है वहां ऑटोमेटिक भाव बढ़ जाते हैं, तो वहां किसान से एडजस्टमेंट करने में समय लगा। कुछ नाबालिग बच्चों की भी थी, कुछ लोग यहाँ रहते नहीं थे, विदेश में भी रहने वाले थे। तो आज जो सिनेरियो बदला है वो आपको समय लगेगा ही लगेगा, क्योंकि जमीन हम जबरदस्ती किसी की नहीं ले सकते। लेकिन आज हमारी पूरी कंप्लीट जमीन हमने ले ली है, इसीलिए शिलान्यास की तैयारी है, और आज उसकी बाउंड्री का पैसा भी सैंक्शन होगा, उसका टेंडर भी हो गया। लेकिन आज जब तक प्राइम मिनिस्टर समय दें तो उसकी अलग बात होती है, और हम चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर भी इस बड़े काम के लिए आए। अच्छा, कोसली विधानसभा क्षेत्र में लोग, ये भी एक वो बड़ी समस्या है जल भराव की। जल भराव काफी बड़ी लोगों की प्रॉब्लम है, तो उससे निपटने के लिए आपने क्या कुछ किया? देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं, बहुत ज्यादा जल भराव की समस्या है नहीं, लेकिन हमारे ये हम बता रहे हैं कि 17 गांव हमारे जल भराव के हैं भाई। एक है हमारा रतनथल, एक है हमारा पहरादवास, एक है हमारा बास, एक है हमारा सुमा, कतोपरी, लाला, रोडाई, रोजुवास, चाननवास, खेड़ा। ये जो बेल्ट है हमारी, ये पूरी लो लाइन एरिया है।
जब बारिशों के दिनों में यहाँ पानी आता है, लेकिन आपको ताजुब होगा उसकी व्यवस्था भी हमने कराई है। उसकी व्यवस्था भी हमने 21.5 करोड़ रुपए लगा के उन गांवों के जहां नहर के साथ साथ जहां पंपिंग सिस्टम सेट करे हैं, वहीं हमने खेतों में पाइपलाइन दबा के, आपने देखा होगा आज से 2 साल पहले रतनतल में पानी भरता था, लेकिन आज किसी खेत में आपको पानी नजर नहीं आएगा, क्योंकि हमने उसको लिफ्टिंग सिस्टम लगवाया है और उसके ऊपर लगातार मोटर चले, जब भी पानी आए उसको हम नहरों में शिफ्ट करें। क्योंकि नहरों का, जैसे मैं कह रहा था, 150 करोड़ रुपए का काम किया है। आज हमने कोई नहर हल्के की नहीं छोड़ी, अगर जहां हमने उसमें पुनर्निर्माण नहीं करा हो, चाहे वो जखाला माइनर थी, चाहे वो धनिया माइनर थी, चाहे वो मुंदड़ा माइनर थी, चाहे वो आप देखेंगे औलात माइनर थी, चाहे वो आपके कवाड़ी माइनर थी, चाहे वो धवाना माइनर थी, चाहे भुरथड़ा माइनर थी। आज मतलब कोई आपको ऐसी नहीं जिसमें हमने पुनर्निर्माण ना किया हो। और ये लुहारी माइनर भी, लुहारी माइनर उधर पटौदी की तरफ जाती है, साबी की तरफ। तो जो आप लो लाइन एरिया कह रहे हैं, इसमें हम अपना वो छोड़ रहे हैं, उसमें लिफ्टिंग बना के और उस नहर में छोड़ रहे हैं, और उससे 12 किलोमीटर आगे वो एक साबी का पार्ट है, उसमें हम उसको स्थानांतरित कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उस पर वर्किंग नहीं हो रही हो। वो 17 के 17 गांव में हमने लिफ्टिंग सिस्टम लगाने का काम किया है। अब जैसे चुनावी माहौल है सर, और दूसरा एक और भी बता देता हूं, अगीदार हमारा 700 फीट गहरा पानी है, जो दहीना ब्लॉक है, जिसमें जन्नाबाद है, डहीना है, ठेठराबाद है, नीमोट है, मंदोला है, बोका है, ऊंचा है, नीचा है, लवाना है, दवाना, ये पूरी बेल्ट, ये इतनी वो है जल स्तर 600-700 फीट। वहां भी हमने कृष्णावती नदी को छटवा के आज उसमें पानी, आज भी अखबार में वो लग रही खबर, आज भी उसमें पानी है 3 महीने से लगातार, ताकि जल स्तर भी कहीं मेंटेन हो। चुनावी अब माहौल चल रहा है आजकल, बिल्कुल एकदम सब चुनावी मोड में है। आप भी चुनावी मोड में आ गए होंगे? बिल्कुल नहीं, हम तो चुनावी मोड में जिस दिन से बने थे उसी दिन से हैं। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी बैरिक में नहीं जाता, फील्ड में रहता है। कार्यकर्ता से मुझे याद आया कि अब जो आगामी चुनाव होने वाले, उसमें 1-2 साल का कार्यकर्ता भी चाह रहा है कि मैं टिकट का दावेदार हूं। तो ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती आपको लगता है कि अगली बार? देखिए, चुनौती कुछ नहीं है, संगठन के कार्यकर्ता हैं और संगठन में काम करते करते हर कार्यकर्ता का सपना होता है कि मैं भी टिकट ले लूं, तो ये कोई बुराई नहीं है, मैं तो इसको बुराई नहीं मानता। और पार्टी जिसको भी लड़ाती है, मुझे लड़ाती है, तो सबको, हम तो पार्टी के सिपाही हैं। तो इसमें पार्टी टिकट का, अब भी मेरे को घर बैठे ही टिकट मिली है, मैं कोई टिकट मांगने थोड़ी गया किसी को। तो ये तो संगठन देखता है सबको। संगठन से एक चीज याद आई, कल धनखड़ जी हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। अक्सर बोला ऐसा होता है कि उन्होंने बोला कि मेरे को इतना बड़े, मैं हार भी गया था चुनाव, उसके बाद भी मुझे सीएम के दूसरा पद दिया उन्होंने, संगठन ने दिया, और मैं भी सीएम बनना चाहता हूं। तो वो भी ऐसे टाइम में बयान दिया जब वो भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी मध्य प्रदेश में बाहर दौरे पर हैं, स्टेट से बाहर आ गए। तो यहां भी कोई गुटबाजी है क्या? इसमें भी कुछ ऐसी? नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है। जैसे मैंने कहा, सीएम से मतलब, जैसे मैंने कहा कि भाई हर कार्यकर्ता की एम्बिशन होती है, उसको देखना भी चाहिए, तभी निरंतर वो काम भी करेगा फील्ड में और लगा भी रहेगा। तो इसमें कोई सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कोई गुटबाजी मुझे तो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आती। कोई गुटबाजी नहीं है? नहीं, कोई गुटबाजी। आपने कांग्रेस का कल्चर नहीं देखा, शायद आप वहां से होके आए होंगे, इसलिए हमें गुटबाजी का वो कहना चाह रहे होंगे। जो अभी शैलजा का था, जो अभी रणदीप सुरजेवाला का था, जो अभी हुड्डा का था, जो किरण चौधरी का था, आपने देखा नहीं किस तरह से लोग कुर्सियां उठा उठा के कार्यकर्ता एक दूसरे को बाहर। हमारे वहां कल्चर नहीं है, हमारे संस्कारिक कार्यकर्ता है। तो मतलब अगर इन केस कभी भगवान ना करे ऐसा कि टिकट विकेट में कुछ बदलाव होते हैं, तो आप फिर भी मतलब अपनी मजबूती के साथ? देखिए, मेरे को पार्टी ने जिलाध्यक्ष बनाया, 10 से 13 तक मैं जिलाध्यक्ष था। उसके बाद, उससे पहले जब मैं पार्टी में आया, मुझे पार्टी ने चुनाव लड़ा दिया 2005 का, जो सालावास विधानसभा होती थी। उसके बाद 5 के बाद 9 का नंबर आता है, 9 में मेरे को टिकट नहीं दी पार्टी ने, कोई बात नहीं, संगठन में काम करा। 14 में मेरे को टिकट नहीं दी पार्टी ने, तो भी संगठन में काम करा। अब 19 में जाके टिकट दी है, और जनता ने इतना मैं ये कहूँ इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है।
एक रोहतक पार्लियामेंट में केवल एक ही सीट जीती, वो भी कोसली की, और वो भी 40,000 मतों से हम जीत के आए। तो ऐसा नहीं है। तो 19 में हम लड़े, अब संगठन आगे की संगठन देखेगा, हम तो संगठन के सिपाही हैं। चलते एक आखिरी सवाल चलते चलते बस के, अब जो चुनाव आगामी चुनाव होने वाले हैं उसमें आपका क्या मतलब कोई ऐसा कार्य छूटा हो जो आपको पूरा करना हो, दोबारा बोले उस काम को मुझे पूरा करना। एक मैं और आपको बता दूं, आज रोजगार की समस्या किस तरह से खत्म हो उसकी चिंता भी हमने की। आज हमारे 2 जो ब्लॉक हैं एमएसएमई जोन घोषित कराए हमने, जाटूसाना और नाहड़, दोनों के दोनों हमने एमएसएमई 9 जोन घोषित करा दिए, ताकि उन पे क्या उनको सीएलयू लेने की जरूरत नहीं। उसमें सरकार स्टार्टअप और स्टैंडअप की तरह सुविधाएं देगी, ब्याज में छूट देगी, फाइनेंस भी करेगी, बिजली में भी छूट देगी, जीएसटी में भी छूट देगी, और उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए भी सहूलियत देगी। तो वो दोनों करें। तीसरा, अभी मैंने विधानसभा में एचएसआईडीसी का एक सेक्टर मांगा था। मैंने कहा जी हमारे यहाँ नौकरी मिले लोगों को, दूर ना जाना पड़े, एचएसआईडीसी का एक सेक्टर दिया जाए। तो अभी हम 1350 एकड़ में एचएसआईडीसी का सेक्टर भी आने वाले समय में उसका निर्माण करेंगे, क्योंकि एक दिन में प्रक्रियाएं पूरी नहीं होती, और एक दिन में होती भी नहीं, और एक दिन में वो दिखती भी नहीं। उसके लिए बरसों तो लग ही जाते हैं। आपने देखा बावल में कभी ग्रोथ सेंटर आया था, आज से 35 साल पहले ग्रोथ सेंटर छोटा सा होता था, लेकिन आज बावल इंडस्ट्री का हब बना हुआ है। तो स्टार्टिंग तो कोई ना कहीं से किसी ने करनी पड़ेगी, और वो स्टार्टिंग हमने हल्के में कर दी है। मैंने सुना है कि आप पर्यावरण प्रेमी बहुत हैं, पर्यावरण से बहुत प्यार प्रेम करते हैं, लेकिन अभी जैसे पहले यहाँ जैसे इस तरफ इधर पूरा पेड़ों का बहुत कटाव होता है, यहाँ पर अवैध कटाई भी चल रही है, तो उसके लिए मतलब कभी आपने कुछ सोचा नहीं कि पर्यावरण को ऐसे कैसे बचाएंगे फिर? नहीं, देखिए हमारी निरंतर, अब तो परमात्मा भी साथ दे रहा है, पेड़ बहुत ज्यादा हमने लगाए हैं। कोई गांव ऐसा नहीं जहां त्रिवेणी ना लगी हो, और कई गांव में तो मैंने खुद 250-250 पेड़ लगाए हैं, जब तो मैं एमएलए भी नहीं बना था। जैनाबाद का मैं उदाहरण देता हूं। आज 250 पेड़ जब हमने लगाए थे, इस बार जब हम वहां उद्घाटन करने गए कई परियोजनाओं का, तो मैंने वो पेड़ देखे, तो आज वो बड़े बड़े हो रहे हैं, छाया देने वाले पेड़ हो रहे हैं। इसी तरह से कोई पिछले दिनों जब बारिश थी, मैंने 20 दिन 8 से 9 बजे के बीच में निरंतर पेड़ लगाने का काम हमारी पूरी टीम ने करा है। और कोविड में मैं आपको बता दूं, कोविड में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों की सेवा करने का काम किया है। और कोविड में तो आपको पता है कितनी भयानक स्थिति थी, कोई नेता बाहर नहीं दिखाई दिया, कोई नेता दिखाई नहीं किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के, लेकिन हमारी पार्टी के सारे नेता और सारे कार्यकर्ता बाहर थे। मरीजों को खाना भी पहुंचा रहे थे, ऑक्सीजन की भी प्रबंध कर रहे थे, दूसरी असुविधा होती तो उनको सुविधा देने का काम भी हमारे कर रहे थे। और हमारा ही कार्यकर्ता, और मैं तो कोविड वार्डों में भी गया हूं, आपको ताज्जुब होगा, पीपी किट पहन के, क्योंकि हमारा तो काम हौसला बढ़ाने का था। और उस समय ऑक्सीजन प्लांट भी हमने लगवाए। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम आपने हमें समय दिया। ये थे दर्शकों हमारे साथ कोसली विधानसभा क्षेत्र के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव जी, जिन्होंने अपना पूरा ब्यौरा दिया है, पूरे 5 साल का उन्होंने क्या कुछ किया है, क्या नहीं किया, और आगामी चुनाव के लिए भी वो पूरी तरह तैयार है। अभी दीजिए हमें इजाजत, और अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे किसी एक नए और एमएलए के साथ।